हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अपने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सब चीज़ें तीनों ब्रेन के इम्पोर्टेंट एंड मेजर पार्ट हैं। तो आज एक एक करके इन तीनों पार्ट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इनके जितने भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके सब पार्ट्स पे, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो हमारा ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फोर ब्रेन। ओके स्टूडेंट, तो फोर ब्रेन क्या है? इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। क्या है? ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। इससे ही सारे जो थिंकिंग के डिसीजन होते हैं हमारे, वो सारे फोर ब्रेन के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इसको हम डाल लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये क्या कंसिस्ट करता है? इसके अंदर छोटे छोटे 3 सेक्शंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। ओके स्टूडेंट, अब वो तीनों सेक्शन क्या है? सबसे पहला इसके अंदर छोटा ये सब पार्ट है इसका फोर ब्रेन के अंदर ही, सेरिब्रम। दूसरा है डायंसीफेलोन। और तीसरा है ओल्फैक्टरी लोब्स। तो जो फोर ब्रेन है उसके 3 सब पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, डायंसीफेलोन एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने सेरिब्रम को। आपको जो ये पार्ट है ना, इनके सब पार्ट, जैसे फोर ब्रेन के अंदर भी सब पार्ट है, सेरिब्रम, डायंसीफेलोन, ओल्फैक्टरी लोब्स, इन सबको भी टिप्स पे लर्न करके जाना है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं और अब कोई भी चीज़ हमको बीच में नहीं छोड़ के जानी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सेरिब्रम क्या है, इसको भी हम देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट फॉर्म्स 80% ऑफ द ब्रेन। यानी कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, यानी कि 80% जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है? वो सेरिब्रम होता है। 80% जो ब्रेन है टोटल, उसका 80% जो हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रम हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम। ये 2 आपके सेरिब्रल पार्ट में डिवाइड होता है, 2 सेरिब्रम हेमिस्फेयर में। कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ओके स्टूडेंट, अब क्या है, अब हम अपने सेरिब्रम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि सेरिब्रम के फंक्शनिंग क्या होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि फोर ब्रेन जो है वो आपका थिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो ही फोर ब्रेन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस, विल पावर, मूवमेंट्स एंड लर्निंग स्किल्स। सेरिब्रम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, यानी कि याददाश्त के लिए, रीजनिंग के लिए, इमोशंस के लिए और विल पावर के लिए, मूवमेंट्स और लर्निंग स्किल, इन सब चीज़ों के लिए आपका सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम एक बार लिख भी लेते हैं कि सेरिब्रम इज responsible for memory, reasoning, emotions, willpower, movement और learning skill और learning skills। एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए आपका सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इन सब की जो फंक्शनिंग है ना,
आपकी मेमोरी से रिलेटेड, आपके इमोशन से रिलेटेड, इन सब को जो भी कंट्रोल करता है, जो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देता है, वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के थ्रू ही हमारी याददाश्त, जितना ज़्यादा सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग होता है उतनी अच्छी याददाश्त होती है, उतनी अच्छी विल पावर होती है, उतने अच्छे आप मूवमेंट्स, लर्निंग स्किल, इतनी अच्छी आप नई नई स्किल्स जो हैं आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, उन सभी स्किल को आप जितनी जल्दी गेन कर पाते हैं, उनको आप जितनी जल्दी सीख पाते हैं, वो सब पूरी की पूरी आपकी डिपेंडेंट होती हैं सेरिब्रम के ऊपर। यानी कि सेरिब्रम का ही एक फंक्शनिंग पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? सेरिब्रम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग विजन, हियरिंग एंड टच। नेक्स्ट है कि जो सेरिब्रम है यही आपका रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग विज़न, विज़न मतलब देखने के लिए, हियरिंग मतलब सुनने के लिए, और टच के लिए। सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न के लिए, हियरिंग के लिए, टच के लिए। ये भी सब फंक्शन किसके? सेरिब्रम के। आपको एग्जाम में जब भी लिखने के लिए आएगा तो आपको इसी तरह से लाइन बाय लाइन ऐसे पॉइंट बना के चलना होगा। फंक्शनिंग की बात आएगी सेरिब्रम के, तो ये फंक्शन आपको मैंडेटरी याद होने चाहिए और आपको एज इट इज़ ही लिखना है। अगर आप थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज हो सकती है, पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगा कि जो सेरिब्रम है वो मूवमेंट के लिए भी था रिस्पॉन्सिबल, मेमोरी के लिए भी था, रीजनिंग के लिए भी था। तो ऐसे ऐसे अगर आप ये बना के पूरा सही सही इसके जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही लिखेंगे तो अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट, जो कि होता है डायंसिफेलोन। इसका ही हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, डायंसिफेलोन। तो चलिए अब हम डायंसिफेलोन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन विच कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द मिड ब्रेन। जो ये डायंसिफेलोन होता है ना, ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का मतलब क्या? कि ये कनेक्ट करता है हमारे फोर ब्रेन को हमारे मिड ब्रेन से। इसका सबसे पहला काम तो यही होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये याद रखना है आपको। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन which connects the फोर ब्रेन, जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से, फोर ब्रेन टू द मिड ब्रेन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है कि डायंसिफेलोन का वर्क क्या है। डायंसिफेलोन का वर्क है ये आपको फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी कि जो डायंसिफेलोन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आपका सेरिब्रम, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड था, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर सेरिब्रम में। ऐसे आपको जो डायंसिफेलोन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें? थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। कौन? डायंसिफेलोन। और डायंसिफेलोन खुद किसका सब पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो ऐसे अगर आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आराम से याद हो जाती है। इनमें कोई इतना बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके स्टूडेंट, तो चलो हाइपोथैलेमस परफॉर्म बोथ न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन फंक्शन। जो अब आपका हाइपोथैलेमस है, डायंसिफेलोन का जो सब पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है? ये दोनों तरह के आपके फंक्शन करता है, एक तो न्यूरॉन फंक्शन भी और एक एंडोक्राइन फंक्शन भी। एंडोक्राइन जो है ये वर्ड हम आगे पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिए कि जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरॉन तो जो हम पढ़ रहे हैं ये, और एक एंडोक्राइन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों पार्ट में मतलब कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करने में वेल एंड गुड होता है आपका हाइपोथैलेमस। तो लिख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस इज, इसकी जगह चलो कैन लिखो, कैन परफॉर्म बोथ न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन फंक्शन। ओके स्टूडेंट,
न्यूरॉन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के फंक्शन को करने में आपका हाइपोथैलेमस कैपेबल है। नेक्स्ट क्या है? सो इट इज़ कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। ये इसकी वजह से जो आपका हाइपोथैलेमस है ये न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। सो इट इज़ कॉल्ड, इसको आप, मैं देखो दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिसको आपको अच्छे से याद है, इसको याद रखना। इट इज़ कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। किसकी वजह से कहा जाता है ये न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर? क्योंकि इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरॉन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करने के लिए कैपेबल है, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसकी वजह से इसको न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइपोथैलेमस हैज़ हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, सैटिटी सेंटर, ओस्मोरेगुलेटरी सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस के अंदर ही ये सारे सेंटर्स होते हैं। सेंटर मतलब जैसे हंगर सेंटर यानी कि भूख लगना, इन सब चीज़ का भी आपको माइंड तक तो सिग्नल जाता है, तभी तो आपको पता चलता है कि भाई हाँ भूख लग रही है। आपका सैटिटी सेंटर हो गया, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर हो गया, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर है। तो इन सब के जो फंक्शन, इन सब के जो मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? इस माइंड से कोई सिग्नल आता है ना कि भाई हाँ भूख लग रही है, अब हमें कुछ खाना खाना चाहिए। तो इन सबको कौन रेगुलेट करता है? कौन हमारे अंदर ये सिग्नल भेजता है कि भाई हाँ भूख लग रही है? तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ही आपके ये सब सेंटर्स आते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। हाइपोथैलेमस हैज़ हंगर सेंटर, हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, सैटिटी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, और नेक्स्ट है आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो, शायद दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दे रहा है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही आपके ये सारे सेंटर्स होते हैं। देखो हंगर सेंटर भी, थ्रस्ट सेंटर भी, सैटिटी, ओस्मो रेगुलेटरी एंड थर्मो रेगुलेटरी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करेंगे थैलेमस के बारे में। अब तक तो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, डायंसिफेलम के अंदर थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों थे। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन लाइक अ रेलवे स्टेशन। ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट फर्स्ट पास थ्रू योर थैलेमस बिफोर बीइंग सेट टू द सेरिब्रम। मतलब ये क्या है? एक एग्जांपल से बताया गया कि जो आपका थैलेमस है वो एक तरह का रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले थैलेमस से होके गुजरेगी। मतलब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब स्टिमुलाई ने कोई सिग्नल लिया, पता चला कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजो, और फिर ब्रेन हमें कमांड देगा कि भाई हमें अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारी बॉडी को किस तरह का रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो जो वो आपके मैसेज आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं ना, वो सबसे पहले थैलेमस से होकर गुजरेंगे। रिले सेंटर, एज ए रिले सेंटर बोलते हैं उसका ब्रेन का, कि वहाँ पे पहले सिग्नल आएगा ज़रूर, वहाँ से होकर गुजरेगा। और उसके बाद उसमें एग्जांपल के थ्रू भी बताया गया कि जैसे रेलवे स्टेशन में कि पहले जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से होकर गुजरेगी, और उसके बाद ही आप ही कहाँ पे जाएगी? सेरिब्रम के पास। क्योंकि हमें पता है कि सेरिब्रम जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम ही फिर आगे कमांड पास करेगा, पर उस तक भी सिग्नल पहुँचने से पहले थैलेमस से होके ज़रूर गुजरेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा थैलेमस का फंक्शन क्या है। तो अब हम इसको लिख के भी देख लेते हैं। तो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस एक्ट करता है एज ए रिले सेंटर, रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, ऑफ द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल की सूत्र बता दिया इन्होंने, जैसे लाइक, देखो हाँ, लाइक ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरह, रेलवे स्टेशन। ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो सबसे पहले यहाँ से होके गुजरेंगी। मस्ट फर्स्ट पास, मस्ट फर्स्ट पास थ्रू योर थैलेमस, थैलेमस बिफोर
before being sent to cerebrum. Sent to cerebrum. आई होप आपको अब थैलेमस का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा. हाइपोथैलेमस को तो हमने पढ़ लिया कि हंगर सेंटर होता है, थ्रस्ट सेंटर होता है, और एंडोक्राइन न्यूरॉन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल होता है. ऐसे अब हमने थैलेमस का भी समझ लिया. भाई थैलेमस क्या है? थैलेमस सिर्फ एक रिले सेंटर है ब्रेन का, जिसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी पहले उससे होकर गुजरेगी और उसके बाद ही वो इन्फॉर्मेशन फर्दर आपके सेरिब्रम तक पहुँचेगी. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम आपके सेरिब्रम का नेक्स्ट तीसरा और लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है ओल्फैक्टरी लूप्स. काफ़ी छोटा पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ओल्फैक्टरी लोब्स. ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. अ पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी लोब्स इज प्रेजेंट इन द फोरब्रेन. ओल्फैक्टरी लोब्स का एक पेयर होता है जो फोरब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. अ पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी lobes is present in the forebrain. Is present in the forebrain. Okay student. तो olfactory lobes help in the sensation of smell. देखो सबसे सिंपल सा इसका वर्क है. क्या है कि ये जो स्मेल है उसको उसकी सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होता है. ओल्फैक्टरी लोब्स मतलब क्या करता है? बेसिकली हमें जो स्मेल आती है ये ओल्फैक्टरी लोब्स की वजह से आती है. हमें पता चले, देखो कहीं से अगर गैस लीक होती है तो गैस लीक की स्मेल सुनते हम बताते हैं कि हाँ कहीं गैस लीक हो रही है, माइंड ने सिग्नल लगाया. तो ये किसकी वजह से है? हमें सेंसेशन जो हुआ है स्मेल का वो ओल्फैक्टरी लूप्स की वजह से. ओल्फैक्टरी लूप्स ने एकदम हमें माइंड में क्लिक किया भाई ये स्मेल तो गैस के लीक होने की स्मेल है. ठीक है, कहीं आग लगती है, कहीं धुआं वगैरह, कोई प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, कहीं जलती है, उसकी जो स्मेल आती है, तो कैसे मतलब जो हम स्मेल बता पाते हैं वो ओल्फैक्टरी लूप्स की वजह से. ओल्फैक्टरी लूप्स वहाँ पे माइंड के अंदर आपके सिग्नल भेजते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये स्मेल मतलब गंदी है, अच्छी स्मेल आ रही, गंदी स्मेल आ रही, जो भी मतलब हमें पता चलता है वो ओल्फैक्टरी लोब्स की वजह से पता चलता है. क्योंकि इसका एक पेयर होता है जो हमारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इसका तो यही वर्क है. क्या वर्क है कि ओल्फैक्टरी लोब्स हेल्प इन द, किसके लिए हेल्प करते हैं? इन द सेंसेशन ऑफ स्मेल. स्मेल के लिए, सूंघने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्या है? दोज आर नॉट मच डेवलप्ड इन ह्यूमन्स. कि ओल्फैक्टरी जो लोब्स है ना ये ह्यूमन के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है. हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को सेंस मतलब स्मेल नहीं करके बता सकते कि क्या होने वाला क्या नहीं है. तो जितने ज़्यादा और स्पीसीज़ है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीटली ओल्फैक्टरी लोब्स डेवलप नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को स्मेल करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. हमारे अलावा जो अलग स्पीसीज़ होती हैं जैसे आपके ये डॉग, कैट वगैरह, ये सब जो होते हैं ये कर लेती. तो बस इसका लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम कंप्लीट करने के बाद आज अपना ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे, वीडियो यहीं पे एंड करेंगे. सो स्टूडेंट, हमने लास्ट पॉइंट भी लिख लिया है, जैसे कि दोज आर नॉट मच डेवलप्ड इन ह्यूमन्स. ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता ओल्फैक्टरी लोब्स ह्यूमन के अंदर. तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने अपना फोर ब्रेन अच्छे से पढ़ लिया है. हमने सेरिब्रम पढ़ लिया है, हमने आपका डायंसिफेलोन भी पढ़ लिया, ओल्फैक्टरी लोब्स भी पढ़ लिया. तीनों चीज़ के सारे फंक्शंस भी देख लिए हमने, और ये वेल इनफ है आपके लिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको सारे को अच्छे से याद रखें और इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के आएँ. क्योंकि स्टेप मार्किंग और आपका जो लिखने का वे है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट क्रिएट होता है. राइटिंग भी थोड़ी बहुत देखी जाती है पर उसके ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन जो वे होता है वो मैटर करता है. थ्योरी है बेसिकली बायोलॉजी में, तो आपका प्रेजेंटेशन ही मैटर करेगा. तो इस वीडियो में इतना आपके लिए हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन, practice these notes and revise your whole syllabus. Thank you.